Assalamu alaikum dear students. Welcome to TNT again. Some students requested me to discuss the difference between though, although, even though, and another set of the words in spite of, despite, and in spite of or despite the fact that आपकी तवज्जो इस मसले को मुस्तकिल बुनियादों पे हल कर देगी. प्लीज़ गिव योर ईयर्स. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी तवज्जो है. इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपकी तवज्जो है. हम पहले सेट ऑफ वर्ड्स की तरफ जा रहे हैं कि दो, ऑल दो और इवन दो में क्या डिफरेंस है. हमारे पास ये तीनों वर्ड्स जो हैं ये कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज किए जाते हैं. हमारे पास पहले दो और ऑल दो में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, ये इंटरचेंजेबल है. लेकिन अगर इनमें माइनर सा फ़र्क किया जाए तो ये दो, पहला जो हमारे पास वर्ड है दो, ये इनफॉर्मल है, इनफॉर्मल सेंटेंसेस के लिए यूज़ करते हैं. और उसके बाद दूसरा जो आल दो, ये फॉर्मल सेंटेंसेस के लिए यूज़ किया जाता है. आल दो फॉर्मल है और इवन दो एम्फेसिस के लिए यूज़ करते हैं. इनका सेंटेंस स्ट्रक्चर बहुत ईजी है. इस आइडिया को ग्रास्प करने का एक मेथड है दो या आल दो या इवन दो. अगर इससे जुमले का आगाज़ हो तो उसके बाद सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आती है. क्योंकि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं तो इनके बाद सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज आती है और उसके बाद आप कॉमा यूज़ करें और इंडिपेंडेंट क्लॉज यूज़ करें. दो, आल दो, इवन दो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है. इसका मतलब है ये दो जुमलों पे मुश्तमिल सेंटेंस बनेगा. जुमले का जिस हिस्सा जिसमें इन तीनों अल्फाज में से कोई एक भी होगा वो कंट्रास्ट शो करेगा और वो सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी. ये क्लॉज मार्कर हैं, ये निशानदेही करते हैं कि ये जुमले का ये वाला हिस्सा सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगा. ये अल्फाज निशानदेही करते हैं कि जिस जुमले के आगाज़ में ये आ जाएंगे वो मातहत क्लॉज होगी या सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज होगी. शुरू करते हैं जी. इसका एक स्ट्रक्चर तो ये है कि पहले ये लिख लिया जाए. दूसरा स्ट्रक्चर इसका यह है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पहले लिख ली जाए और उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज जो है बाद में लिख ली जाए. नेक्स्ट स्लाइड की तरफ हम चल रहे हैं जी. डिटेल जरा इसको डिस्कस करते हैं कि दो, ऑल दो और इवन दो में क्या डिफरेंस है. ऑल दो तो दो के बारे में हमने कहा कि ये इनफॉर्मल है. तो हम असल में अभी जो डिफरेंस है इसमें देखेंगे वो दो और इवन दो में है. हमारे पास ये तीनों अल्फाज जो हैं दो, ऑल दो और इवन दो, ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं और इनके बाद आने वाला जो क्लॉज होगी वो कंट्रास्ट क्लॉज होगी. फॉर एग्जांपल ऑल दो के बाद एक्शन और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट जो उसका कंट्रास्ट होगा. ऑल्दो इट लुक्स गुड इट डजंट वर्क वेल. अपेरेंटली तो ये ठीक लग रहा है, इट लुक्स गुड, लेकिन वो काम अच्छा नहीं हो रहा. इवन दो, उसके बाद एक्शन, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट. इवन दो शी लॉस्ट द गेम शी स्माइल्ड. इवन दो शी लॉस्ट द गेम शी स्माइल्ड. ये अगर हम इन दोनों अगर स्ट्रक्चर्स को हम देखते हैं तो पहला हिस्सा ऑल्दो जिसमें शुरू हो रहा है उस वो जो इसमें इंफॉर्मेशन है वो दूसरे जुमले के कंट्रास्ट में चल रही है. इसी तरह इवन दो वाले जुमले में जो इंफॉर्मेशन है उसके वो कंट्रास्ट है उसकी जो उसके बाद वाली इंडिपेंडेंट क्लॉज है. शी स्माइल्ड ये मेन क्लॉज है. इवन दो शी लॉस्ट द गेम. अब ये इवन दो वाला जुमला ये कंट्रास्ट शो कर रहा है. मैं इस बात को रिपीट करता हूँ. ऑल दो और इवन दो वाला जो जुमला होगा वो कंट्रास्ट शो करेगा. फॉर एग्जांपल इट डजंट वर्क वेल, ये मेन क्लॉज हमारे पास है. ऑल्दो इट लुक्स गुड, ये उसका कंट्रास्ट शो कर रहा है, ये हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है. इसी तरह इवन दो शी लॉस्ट द गेम शी स्माइल्ड, इसमें शी स्माइल्ड हमारे पास मेन क्लॉज है और इवन दो से जुमला जो स्टार्ट हो रहा है वो हमारे पास सबऑर्डिनेटिंग क्लॉज है और वो कंट्रास्ट शो कर रही है. अब हम आ रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट में क्या डिफरेंस है.
ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं, ये भी कंट्रास्ट शो करते हैं लेकिन ये प्रेपोजिशंस हैं। तो प्रेपोजिशंस अपने बाद नाउन या जेरेंड फ्रेज लेंगी। वर्ब जेरेंड जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और वो फंक्शन एज अ नाउन करता है, वर्बल नाउन होता है। अच्छा, इसके बाद आगे अगले स्टेप में हम जाके देखेंगे कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के बाद अगर द फैक्ट दैट यूज कर लिया जाए तो ये फिर क्या चेंजेस आ सकती हैं। अभी हम देख रहे हैं कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट जो हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं, इनके बाद नाउन फ्रेज आना है या जेरेंड फ्रेज आना है। इसकी एग्जांपल देखते हैं जी। इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशन है, डिस्पाइट भी हमारे पास क्या है, प्रेपोजिशन। तो प्रेपोजिशन अपने पास डिमांड करती है कि उसका नाउन या जेरेंड फ्रेज आए। अब जरा देखिएगा, इन स्पाइट ऑफ कंट्रास्ट शो करने वाला फ्रेज है, और इसके बाद आपका नाउन या जेरेंड आएगा और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। इस ऑर्डर को रिवर्स भी किया जा सकता है, यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले और जो इन स्पाइट ऑफ वाला जो जुमला है वो बाद में, आप फ्रेज बाद में यूज कर सकते हैं। मैं बात को रिपीट करता हूं कि इस स्ट्रक्चर को रिवर्स ऑर्डर में भी यूज किया जा सकता है, यानी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट पहले, उसके बाद आप जो है ना वो कंट्रास्ट फ्रेज यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन स्पाइट ऑफ हिज एज ही स्टिल लीड्स एन एक्टिव लाइफ। In spite of his age, he still leads an active life. In spite of having a headache, I enjoyed the movie. अब ये फर्स्ट दोनों जो हमारे पास फ्रेजेस हैं, इन स्पाइट ऑफ हिज एज हमारे पास नाउन फ्रेज है, और दूसरे जो सेंटेंस है इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ हेडेक, हैविंग का हेडेक हमारे पास जेरेंड फ्रेज है। तो ये कंट्रास्ट शो करते हैं इनके राइट साइड पे जो सेंटेंस आ रहा है उसके साथ। ये फ्रेज जो हमारे पास है ये कंट्रास्ट शो करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब दूसरा देखते हैं डिस्पाइट। इन दोनों में फ़र्क इनके स्पेलिंग्स का है। इन स्पाइट ऑफ ये 3 वर्ड्स हैं और डिस्पाइट 1 वर्ड है, लेकिन ये दोनों का रोल, दोनों हमारे पास प्रेपोजिशंस हैं और अपने पास नाउन फ्रेज या जेरेंड फ्रेज लेते हैं। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं। डिस्पाइट प्रेपोजिशन, इसके बाद नाउन या जेरेंड और उसके बाद अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। डिस्पाइट हिज एज ही स्टिल लीड्स एन एक्टिव लाइफ। ये मैंने वही ऊपर वाला सेंटेंस लिया क्योंकि दोनों ही प्रेपोजिशंस हैं, दोनों ही कंट्रास्ट शो कर रही हैं, तो इनके सिर्फ स्पेलिंग का डिफरेंस है। आप वही सेंटेंस यहाँ रिपीट करके देख सकते हैं, सेम आपका आंसर होगा। सिमेंटिकली इसमें कोई चेंज नहीं आएगी। डिस्पाइट बीइंग सिक ही वेंट टू द पार्टी। तो आप देखते हैं कि डिस्पाइट के बाद आपके पास जेरेंड फ्रेज है और उसके बाद आपके पास मेन क्लॉज आ गई। यहाँ तक बात आपको क्लियर होगी। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें ये था कि आल्दो, दो और इवन दो ये हमारे पास कंजंक्शंस हैं और इनके बाद कंट्रास्ट क्लॉज यूज होती है। इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट हमारे पास प्रेपोजिशंस है, इनके बाद नाउन फ्रेज या जेरेंड फ्रेज यूज होते हैं। अब आप अपने लास्ट एपिसोड पे आ गए हैं, जरा देखिएगा कि डिस्पाइट या इन स्पाइट ऑफ के बाद अगर आप ऐड करें द फैक्ट दैट, तो इसके बाद भी फिर क्लॉज यूज करेंगे, कंट्रास्ट क्लॉज यूज करेंगे। मैं इस बात को रिपीट करता हूँ, आप जरा तवज्जो से इसको देख लें। डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, इन स्पाइट ऑफ भी प्रेपोजिशन है, लेकिन आपने इंसर्शन कर दिया है द फैक्ट दैट और इसके बाद आप कंट्रास्ट क्लॉज यूज करेंगे। अच्छा, ये आप जरा अपने माइंड को रिफ्रेश कर लें कि डिस्पाइट और इन स्पाइट ऑफ प्रेपोजिशंस हैं और इनके बाद नॉन फ्रेज या जेरेंड फ्रेज यूज होता है, लेकिन अगर इंसर्शन कर दी जाए इस फ्रेज की द फैक्ट दैट, तो इसके बाद फिर क्लॉज यूज होगी, फिर फ्रेज यूज नहीं होगा। अब देखते हैं जी, डिस्पाइट द फैक्ट दैट द सन हैज बीन शाइनिंग ऑल डे, द स्नो हैज नॉट येट मेल्टेड। अब आप जरा देखते हैं कि डिस्पाइट प्रेपोजिशन है, लेकिन उसके बाद द फैक्ट दैट यूज होने की वजह से आपने फिर क्लॉज यूज कर लिया। डिस्पाइट द फैक्ट दैट द सन हैज बीन शाइनिंग ऑल डे, द स्नो हैज नॉट येट मेल्टेड। इसी तरह
he still loves her in spite of the fact that, अब इंसर्शन द फैक्ट दैट की वजह से आप देखते हैं कि क्लास है she cheated on him। तो आपने ये देखा कि इन स्पाइट ऑफ और डिस्पाइट के साथ अगर द फैक्ट दैट का अगर आप इजाफा करते हैं तो इनके बाद क्लास यूज होती है, नाउन या जेरेंड फ्रेज यूजर नहीं होता। आई थिंक ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया कि हम आल्दो, दो या इवन दो कब और क्यों यूज करते हैं, इन स्पाइट ऑफ, डिस्पाइट या फिर इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट और डिस्पाइट द फैक्ट दैट जब यूज करते हैं तो हमारे पास जुमलों की बनावट क्या होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।